हाँ जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखिए, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने ये देखा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आंसर लिखने का पैटर्न क्या है, वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं। अब जब आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे होंगे, मेक श्योर आप इसको 2 पैटर्न पे पढ़ेंगे, बिकॉज आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से 2 टाइप से क्वेश्चन ऑलरेडी बने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन बोल सकते हो। सर कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन था? वो डायरेक्ट क्वेश्चन था डैमेजेस से रिलेटेड। और सेकंड क्वेश्चन जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, जहां पे रेमेडीज की बात की गई थी कि बैग या सेलर को क्या रेमेडीज अवेलेबल होती है। साथ के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एक बारी बन चुका है, बिकॉज आपको मालूम है अच्छे से कि 2 टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे हम बात करते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज की इस वीडियो में हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टोटल 4 टॉपिक हैं, चारों टॉपिक डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट से देख लेते हैं कौन से 4 टॉपिक हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है, कॉपी पेन साथ लेके बैठो। जो चीज़ें बोल रहा हूँ, जो चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखेंगी, सारी चीज़ लिखते चलना और ब्लैक पेन से ही लिखना। चलिए शुरू करते हैं। तो 4 टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ मैं आपको ये बताऊँगा कि यस एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है, एक्चुअल ब्रीच क्या है, विद एग्जाम्पल बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट पे आता है हमारा डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप सबको नहीं पता तो जानिए, सिर्फ 5 टाइप्स हैं डैमेजेस के, जहाँ पे ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडिक्टिव, नॉमिनल और डैमेजेस फॉर बहुत, ये 5 पॉइंट डिट्रॉशन कॉस्ट बाय डिले, 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है आपका हाउ टू कैलकुलेट द डैमेजेस, लाइक बायर के लिए डैमेज कैसे कैलकुलेट होगा, सेलर के एंड से हो रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच तो डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होगा। एंड फोर्थ पॉइंट है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या रेमेडीज़ हैं, वो दादी जी के नुस्खे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ऑलरेडी आपको मालूम है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स पता है। अब बात आती है ब्रीच। तो यार देखो, एक बड़ी अच्छी सी लाइन बोली जाती है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है तो उसके ब्रीच होने के, टूटने के, ख़त्म होने के चांस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि क्या है ना, कुछ ना कुछ टर्म्स कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। जो प्रॉमिसर वो टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अगर वो कंसिडरेशन नहीं दे पाएगा, स्पेसिफिक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट में परफॉर्म नहीं हुआ, कोई टाइम बार डेप्थ है उस टाइम, लाइक इस कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत सारे लोग ऐसे, इवन आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं गई होगी। इंस्टॉलमेंट क्या है सर? इंस्टॉलमेंट बैंक के और उस पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको हर मंथ की इस डेट तक इंस्टॉलमेंट पे ऑफ करनी है बैंक को, बट ड्यू टू कोविड-19 इनकम स्लैब रेट कुछ डगमगाया तो पेमेंट नहीं हुई। अब पेमेंट नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, टूटना जिसको बोलते हैं। अब देखते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप के हैं। कल भी बहुत शॉर्ट में बात हुई थी, आज थोड़ा सा डिटेल में बात होगी। पहला है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपली नोट कर लीजिए, एंटीसिपेटरी, आप एंटीसिपेट करते हो कि इन फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है उससे पहले ही ब्रीच हो गया, हमें पहले ही लग जाता। कहते ना, मुझे तो पहले ही पता था तो नालायक निकला। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, स्टेटमेंट बता रहा हूँ। दूसरा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो शेड्यूल डेट थी उस डेट पे अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रीच होता है, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, उसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। आइए पढ़ के देखते हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है when the promiser refuse altogether to perform his promise and signifies his unwillingness, वो बोलता है भाई साहब हमारे बस की नहीं है, even before the time of performance has arrived, परफॉर्मेंस बहुत बाद में आने वाली, उससे पहले ही बोलता है हमारे बस की नहीं। इट इज़ कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो इसमें जो मेन पार्ट है वो क्या है, बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, एंटीसिपेटरी ब्रीच। और ऑन द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस या शेड्यूल डेट पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो एक्चुअल ब्रीच। आओ पढ़ के देखते हैं। वेयर द प्रोमिसर रिफ्यूज टू परफॉर्म प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल डेट, जो डेट शेड्यूल थी उस डेट पे परफॉर्म करने से मना कर दिया आपने। व्हेन वन ऑफ द पार्टी ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म द प्रॉमिस व्हेन इट फॉल्स ड्यू, जिस दिन होना है आपने कहा भाई साहब आज नहीं करने वाले, सो इट इज़ अ एक्चुअल ब्रीच। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा नहीं, आपको सुनना है, ध्यान समझिएगा। एक्स ने वाई को बोला कि मैं तुम्हें अपनी कार 5 लाख रुपीज़ में सेल करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और ये कार मैं आपको 7 अगस्त को सेल कर दूंगा। आज है 5 अगस्त, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं सुबह 9 बजे अपनी लॉ की क्लास के टाइम पे
5 अगस्त को कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है कि मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, मेरा इमोशन जाग जाते हैं, यार ये वही कार है जिस पे मैं फ़र्स्ट टाइम लॉन्ग ड्राइव किया था, और आपका इमोशन जागा और आपने इसको फ़ोन लिया, भाई सुन ये गाड़ी मैं नहीं बेचने वाला, इससे मेरे इमोशन जुड़े हैं। इस सिनेरियो में डेट ऑफ परफॉर्मेंस कब है? 7 अगस्त। मना कब किया, ब्रीच कब किया? 5 अगस्त। तो अगर ऐसा है तो ये कौन से टाइप ऑफ ब्रीच है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। आई होप कमेंट कर लिया आपने। सो ये है एंटीसिपेटरी ब्रीच। सर क्यों है? बिकॉज बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस की डेट से पहले हमने मना किया। अच्छा सेकंड सिनेरियो देखो, आपने बोला था 7 अगस्त को कार सेल कर देंगे, 7 अगस्त की सुबह आपका इमोशन जागा और आपने फ़ोन मिला कि नहीं साहब गाड़ी नहीं बेचने वाला, है ना। आप कुछ भी कह लो, बोलता आज ही आपने बेचनी थी, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, सब अरेंजमेंट हो चुका है, आप कुछ भी कह लो, मैं नहीं बेचने वाला। तो जब शेड्यूल डेट पर अगर आपने मना किया तो ये क्या है सर? एक्चुअल ब्रीच है। नाउ कम टू पॉइंट नंबर सेकंड, डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो यार एक बात क्लियर हो गई कि ब्रीच का मतलब साफ, कॉन्ट्रैक्ट में हम अपनी जो प्रॉमिसर है वो अनविलिंगनेस शो कर रहा है कि हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हम नहीं परफॉर्म करने वाले। तो अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करते हो, बिफोर डेट करते हो परफॉर्मेंस ना करने की बात, तो ये एंटीसिपेटरी है। ऑन डेट करते होते हो एक्चुअल ब्रीच है। क्लियर? डैमेजेस है 5 टाइप की। कौन कौन से सर? पहला ऑर्डिनरी डैमेज, जिसका दूसरा नाम नॉर्मल डैमेज भी है, नोट कर लो। दूसरा स्पेशल डैमेज, तीसरा विंडिक्टिव डैमेज, चौथा नॉमिनल डैमेज, और पांचवा डैमेजेस फॉर डिट्रॉशन कॉज्ड बाय डिले। चलिए एक एक करके समझते हैं क्या है डैमेजेस। सबसे पहला नॉर्मल डैमेजेस। ओके, सो कंपनसेशन फॉर एनी लॉस। यार ऐसे समझो, नॉर्मल डैमेज है, देखो दो है, ये समझ के रखना, एक है नॉर्मल, दूसरा है नॉमिनल। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नॉमिनल में पैसा और या 1 रुपये भी हो सकता है, नॉर्मल में ऐसा नहीं है। नॉर्मल डैमेज का मतलब ये हो गया, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा 1 लाख रुपए का, आपने कॉन्ट्रैक्ट मना कर दिया, जिस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट की मना करे आपने, उस वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट का जो मार्केट प्राइस था वो 1,20,000 रुपये था। तो आपके मना करने की वजह से मुझको मेरे 20,000 रुपये जो मार्केट रेट पे मिल सकते थे, किसी थर्ड पार्टी से उसका नुकसान हुआ है, तो ये कंपनसेशन मैं आपसे क्लेम कर सकता हूँ। ये डिफरेंस अमाउंट होगा उसको बोलते हैं नॉर्मल डैमेजेस। और नॉर्मल डैमेज में सिर्फ हमें ब्रीच शो करना है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, पैसे में भी हो सकता है, 1 रुपये से 10 रुपये के बीच भी हो सकता है। आओ पढ़ के देखते हैं। सो नॉर्मल डैमेज फॉर्मूला क्या बोला मैंने? मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। लिख लो, पढ़ देता हूँ। Normal damages, compensation for any loss or damage which arise naturally in the normal course of event. Ordinary damages are calculated by measuring the difference between the contract price and market price on the date of breach. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। बट सर एक पॉइंट यहाँ पे समझना है आपको। सर क्या है वो पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रीच कर कौन रहा है, समझ रहे हो क्या? लाइक अभी मैं आगे इसको डिस्कस भी करूँगा। ब्रीच बाई बायर है या ब्रीच बाई सेलर है? सर आप बोलोगे सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ब्रीच तो ब्रीच है ना, टूट तो रही है। नहीं, इससे फ़र्क पड़ता है। अगर बायर ब्रीच कर रहा है तो जो डैमेज की कैलकुलेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस होगी। फिर से बोलूँ, अगर बायर ब्रीच कर रहा है तो जो डैमेज की कैलकुलेशन है उसका फॉर्मूला बनेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। अब अगर सेलर के थ्रू ब्रीच हो रहा है, फॉर्मूला रिवर्स, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इसका मतलब ये हुआ यार देखो, मैं आपसे कुछ खरीदने वाला था, आपने मना कर दिया, तो अब मुझे कहीं और से लेना पड़ेगा, तो कहीं और से लेना पड़ेगा, मार्केट प्राइस ज़्यादा है, तो जो लॉस जो डिफरेंस है वो मैं आपसे लूँ। सिंपल है ना। और ऐसे अगर बायर मैंने मना कर दिया तो आपको जो लॉस हुआ है किसी और अपॉर्चुनिटी थी सेल करने की, वो आप किसी और को नहीं कर पाए, तो आप मेरे से वो पैसा लोगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस कब? जब बायर मना कर। अभी चलो डिस्कस करूँगा आगे, कंफ्यूज नहीं होना। सो नॉर्मल डैमेज डिस्कस कर लिया है, अब बात आती है स्पेशल डैमेज की। ये क्या है सर? मतलब एक स्पेशल, मुझको ऐसा लगता है कि मेरा स्पेशल लॉस हो गया है, तो वो स्पेशल डैमेज में क्लेम कर सकता हूँ। पढ़ते हैं। वेयर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव अ नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ही विल ऑल्सो लाइबल फॉर स्पेशल डैमेज। अगर आपको लगता है कि आपको स्पेशल डैमेज का, स्पेशल अपॉर्चुनिटी का लॉस हो गया, तो आप मेरे पे क्लेम करोगे। मतलब
सेलर पे क्लेम करोगे कि भाई देखो वो प्रोडक्ट का तो लॉस हुआ ही हुआ, बाकी एक स्पेशल लॉस भी मुझे हुआ है तो वो भी आपको मुझे देना पड़ेगा। नाउ कम टू पॉइंट नंबर थर्ड, विंडिक्टिव, इसका दूसरा नाम एग्जेम्पलरी डैमेजेस। ठीक है, विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेज। सर ये क्या है सर? ये यहाँ दिल में दर्द होने वाली बात है। विंडिक्टिव डैमेज इमोशंस पे चोट करता है। ठीक है, जैसे एक बैंकर ने किसी कस्टमर का चेक रॉन्गफुली डिसऑनर कर दिया, काट दिया, नहीं लेंगे तेरा चेक, भाग यहाँ से, ऐसा वाला सिचुएशन आ गया। बैंकर रॉन्गफुली निगलेक्ट या डिसऑनर द कस्टमर चेक। सेकेंड वन, कोई पर्सन, उसने किसी दूसरे पर्सन से, पर्सन मतलब मेल ने फीमेल से शादी करने से मना कर दिया, क्या हुआ? इमोशन हर्ट कर गया सर। तो यहाँ पे जो लॉस होगा उसको बोलेंगे विंडिक्टिव डैमेजेस। तो 2 पॉइंट देख लो। पहला, फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, वादा ना तोड़ वाला है। दूसरा, रॉन्गफुल डिसऑनर बाय बैंकर ऑफ हिज कस्टमर चेक। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 4, नॉमिनल डैमेज। जैसा इसको मैंने बोला था सेम वही है। यहाँ पे थोड़ी बहुत रेपुटेशन का लॉस हो जाता है, वो लिख सकते हैं। पढ़ देता हूँ। दिस डैमेजेस आर अवॉर्डेड वेयर द प्लेंटिफ हैज़ प्रूव दैट देयर हैज़ बीन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप ये प्रूव करते हो कि भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हुआ है, बट ही हैज़ नॉट इन फैक्ट सफर्ड एनी रियल डैमेजेस। बट इनफैक्ट आपको कोई रियल डैमेज नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है फॉर श्योर, बट कोई रियल डैमेज हुआ है नहीं हुआ। नॉर्मल डैमेज में क्या था? कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रीच था और रियल डैमेज भी हुआ था। नॉमिनल डैमेज में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हुआ बट कोई रियल डैमेज नहीं हुआ है। दीज डैमेज आर अवॉर्ड जस्ट टू स्टैब्लिश राइट टू डिक्री फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी डैमेज लिखना क्यों जब नहीं हुआ है? बिकॉज आपके पास वो बेस होना चाहिए कि भाई साहब ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट का हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट टूटा है। आगे, the amount may be a rupee or even 10 पैसे. Amount of damages depend upon loss of credit and reputation suffered on that account. Depend करता है किसकी कितनी रेपुटेशन का लॉस हुआ है। Now come to point number 5, जो कि आपका है damages for deterioration to goods caused by delay. अगर कोई ऐसा लॉस होता है जहाँ पे गुड्स डिले कर जाता है, इस वजह से होता है, तो पॉसिबिलिटी क्या है? देखो, जब भी हम बात करते हैं एग्रीमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन, लाइक कॉमर्शियल नेचर एग्रीमेंट सिंपल है। हम कभी भी डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट की, रिलीजियस नेचर के एग्रीमेंट की तो बात नहीं कर रहे होते हैं ना, हम कॉमर्शियल नेचर की बात कर रहे हैं। अब ऐसे समझो, एक होलसेलर है, एक रिटेलर है, दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। रिटेलर ने बोला कि आपको ये सामान शाम तक भेजना है, होलसेल ने बोला हम भेज देंगे। रिटेल ने पैसे पेमेंट कर दिए, होलसेल ने शाम तक नहीं भेजा। अभी रिटेल ने कंडीशन क्यों रखी थी शाम तक भेजने की? बिकॉज रिटेल के पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी उसको अच्छे प्राइस में सेल आउट करने की। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली राखी का त्यौहार था, देश में बहुत जगहों पे अभी भी लॉकडाउन की सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन आपको ऐसा न्यूज़ वाली फीलिंग आ रही नहीं, बट आपको सब बनी हुई है। आपको ये समझना है कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे थे जिन्होंने स्टॉक मंगा लिया अलग तरीके का। किसी ने लाइक क्लॉथिंग का बिजनेस था, उसने वो परचेज़ कर लिया है ना ऑलरेडी आइटम। किसी ने मिठाइयों का बिजनेस है, उसको मैन्युफैक्चर करा लिया। किसी ने राखियों की मैन्युफैक्चरिंग, उसने वो करा लिया, और ड्यू डेट पर पता चला कि आप परफॉर्म नहीं कर सकते। इस सिनेरियो में जो भी आपको लॉस होने वाला है सर, वो आप एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी खो रहे हो, और अगर वो होलसेलर कंपनी मैन्युफैक्चरर की तरफ से है तो आप उस पर उस अमाउंट के लिए भी क्लेम कर सकते हो। पढ़ देते हैं। Damages can be recovered from the carrier even without notice. Deterioration not only implies physical damage but also loss of special opportunity for sale. ट्रक चला, टाइम पे पहुंचा नहीं, जो आपके पास सेल करने की अपॉर्चुनिटी थी वो आपके हाथ से निकल गई। सामान पड़ोसी से या उसके पड़ोसी से या पूरी मार्केट से कहीं से भी किसी ने ले लिया। इस सिनेरियो में आपका हुआ है लॉस, है ना। चलो पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। 4 टॉपिक डिस्कस करें। 3rd टॉपिक हमारा है हाउ टू कैलकुलेट द डैमेज। जैसा मैंने स्टार्टिंग बोला था, अगर ब्रीच करता है बायर तो बेस होगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अगर ब्रीच करता है सेलर तो बेस होगा मार्केट प्राइस। बस इतना दिमाग में रखना, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। डैमेज कैलकुलेट करना है ना, अगर बायर ने ब्रीच किया तो बेस क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब माइनस क्या होगा उसमें से? मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ ब्रीच। बट अगर ब्रीच करता है सेलर तो बेस क्या बनेगा? मार्केट प्राइस। क्लियर करो, बायर ने ब्रीच किया तो बेस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सेलर ने ब्रीच किया तो बेस क्या है? मार्केट प्राइस। मैं इसलिए आपको बेस बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में यही दिमाग में लेके जाना। बिकॉज क्या होता है, कई बार बच्चा फॉर्मूला रटता है, सर ब्रीच बाय बायर तो डैमेज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। सर ब्रीच बाय सेलर तो डैमेज इक्वल टू मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ ब्रीच माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एग्जामिनेशन में पहुंचा, इधर का उधर कर दिया और सब कहानी चौपट हो गई। बट अगर बेस क्लियर है, बायर है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सेलर है तो मार्केट प्राइस, तो मस्त आगे वाला लिख ही लोगे, है ना। चलो
अब बात आती है सर रेमेडीज़, क्या नुस्खे अवेलेबल हैं, आओ चेक करते हैं। ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि अगर ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का तो क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। तो देखो, रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिंपल है कि आप अपनी ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज कर दो कि हम परफॉर्म नहीं करेंगे। अरे ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, ख़त्म हो गया, टूट गया, परफॉर्म क्यों करना। दूसरा, जो आपको डैमेजेस हुआ है उसके लिए आप क्लेम कर दो। दोनों पॉइंट पढ़ देते हैं। डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ओन ऑब्लिगेशन, पॉइंट नंबर 2, इंटाइटल टू कंपनसेट फॉर डैमेजेस सफर्ड। सर अब दूसरा पॉइंट, अगर रेमेडीज़ क्या अवेलेबल हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज इज अर्न। भाई साहब जितना किया उतने पैसे तो दो। फॉर एग्जांपल, आपने कंस्ट्रक्शन के लिए कोई ठेकेदार को पकड़ा, वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, 20 माले तक का बनाना था, उसने 3 माले तक का भी काम किया है, आपको काम नहीं पसंद आ रहा, आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, तो क्या आप इसे ये बोलोगे कि देख यार 20 माले तक की बात हुई थी, अभी 20 माले तूने बनाया नहीं तो तुझे मैं पैसे दूंगा नहीं। बट वो बोलेगा साहब क्वांटम मेरिट साहब, एज मच एज अर्न, जितना करा है उतने पैसे तो दो, एटलीस्ट 3 माले का पैसा तो पे करो। पढ़ देते हैं, एज मच एज इज अर्न अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। जितना काम किया है उतना पैसा देना पड़ेगा। आगे इसको पढ़ेंगे। व्हेन द पर्सन हैज़ बिगन टू वर्क एंड बिफोर ही कुड कंप्लीट इट, the other party terminate the contract or does something which make it impossible for the other party to complete the contract. Contract रुक रहा है, breach हो रहा है, he can claim for the work done under contract। जितना काम किया उसके लिए claim कर सकता है। He may also recover the value of work done when फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम पॉसिबल। अगर आगे परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो रही है तो भी जितना काम किया उसके पैसे ले सकता है। अब कुछ कंडीशंस है। सूट फॉर क्वांटम मेरिट अराइज इन 3 केसेस। क्वांटम मेरिट कब अराइज होता है, ये पॉइंट देखिए आप। वर्क डन एंड एक्सेप्ट अंडर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, आपने काम पूरा किया लेकिन, तो जितना काम किया उसके पैसे आप लोगे। दूसरा, एक्ट डन और समथिंग डिलीवर्ड नॉन ग्रेटियसली एंड द पर्सन हु एंजॉय द बेनिफिट मस्ट पे फॉर इट। पिज्ज़ा डिलीवर हो रहा था, रमेश के यहाँ हो गया, सुरेश के यहाँ, तो सुरेश को कंपनसेशन देना पड़ेगा, भले तुम निपटा जाओ। अगला, डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। 1 पार्ट परफॉर्म एंड रिफ्यूज टू परफॉर्म अदर पार्ट। भाई एक पार्ट परफॉर्म कर दिया, दूसरा पार्ट परफॉर्म होने से रह गया, तो जितना पार्ट परफॉर्म करा है यार उसके पैसे तो दो यार, समझ रहे हो कि नहीं। अगला, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बस आखिरी पॉइंट है इसके बाद। देखो यार, वेयर डैमेज आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ डैमेज से काम नहीं चलेगा, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ऑन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट पार्टी इन ब्रीच टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये हुआ, अगर आपको लगता है कि आपके इमोशंस हर्ट हो गए हैं, अरुण जेटली साहब के ऊपर अरविंद केजरीवाल साहब ने केस करा। अरुण जेटली साहब ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक मस्त सा केस करा, मानहानि का दावा, कि भाई साहब आप मेरी गुडविल ख़राब कर रहे हैं, इसके लिए अभी मेरी गुडविल मुझे तक करोड़ों की है, उन्होंने केस फाइल कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी को पब्लिकली आके फिर माफ़ी मांगनी पड़ती है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ़ नहीं कर रहा, आपको बस एग्जांपल रिलेट कराना चाह रहा हूँ कि आप समझो कि आप कोई भी कंपनी अगर उसकी गुडविल को लॉस होता है किसी भी पर्सन की वजह से, किसी भी एक्टिविटी की वजह से, तो वो गुडविल का लॉस अमाउंट से कहीं गुना बड़ा है, वो डैमेजेस से भी ज़्यादा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकता है। और एट द एंड सूट फॉर इंजक्शन, ये वो वाला नहीं बताता हूँ, वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज नेगेटिवेटिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट मे बी इशूइंग एन इंजेक्शन ऑर्डर। मतलब क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस नॉट टू डू, है ना, जो ना करने की बात है उसको रिस्ट्रेन करेगा, रोकेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये आपका टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। आज की भी क्लास लगातार सर 3 दिन हो चुके हैं विदाउट एनी ब्रेक, परफॉर्मेंस धड़ाधड़ जारी है। और हाँ, मैंने आपको टेलीग्राम पे कल वो क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिए थे जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो आपको वो भी एक बार चेकआउट कर लेना है, कैसे आंसर लिखते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलता हूँ शाम को 6 बजे आपकी अकाउंट की क्लास में। और एक छोटी सी बात और है, आपको अकाउंट का जो क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे दिया था उसके अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर कमेंट नहीं किए हैं, तो मैं बड़ी ही क्लियरली बोलना चाहूँगा, नालायकी बिल्कुल मत करो, काम करोगे तभी आपके मार्क्स आने हैं। अगर आपको लगता है कि काम ना करा चल जाएगा, हमको तो सारी चीज़ें आती हैं, तो सर डैमेजेस कॉज्ड बाय डिले, है ना। और पता है क्या, आईसीआई एक काम करता है, आईसीआई क्वांटम मेरिट देता है।
क्या है सर, ICAI आपको क्वांटम मेरिट के मार्क्स, जिन बच्चों का सेकंड थर्ड अटैम्प्ट है वो अच्छे से इस बात को समझ रहे हैं, ICAI क्वांटम मेरिट देता है, मतलब एज मच एज इज़ अर्न, जितना आपने किया होता है उतने मार्क्स आपको दे देता है। लेकिन वहीं पे आपका और ICAI कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है और आप फेल हो जाते हैं। तो हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता, तो आपको करना क्या है सर, जितना ज़्यादा हो सके रिटर्न में प्रैक्टिस करिए। चलिए मिलता हूँ शाम को 6 बजे आपकी अकाउंट क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।